डियर ऑल एस्पिरेंट्स, जनरल साइंस की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास के, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। क्वेश्चन ही क्या, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। उसी क्रम में हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट है, गर्भ में शिशु के लिंग की पहचान किस विधि से की जाती है? हाउ टू आइडेंटिफाई द सेक्स ऑफ द बेबी इन द वूम। देखिए, कठिन प्रश्न है। कठिन इसलिए कि भारत में ये पूर्ण रूप से बैन है। भारत में इस तरह के कोई भी टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस के नज़रिए से आपको पता होना चाहिए। इसके दो तरीके होते हैं विदेशों में जो प्रचलित है। एक तो है क्रोमोसोम किट से जांच होती है। गर्भवती महिला के ब्लड के क्रोमोसोम किट की जांच की जाती है। यदि जांच में XX क्रोमोसोम आता है तो गर्भस्थ शिशु लड़की है, और अगर XY क्रोमोसोम आता है तो गर्भस्थ शिशु लड़का होता है। इससे तो ये पता लगता है 10 सप्ताह की गर्भवती महिला में लिंग का निर्धारण, बच्चे के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। दूसरा तरीका है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। सोनोग्राफी आमतौर पे 18 से 21 वीक में की जाती है, लेकिन इसको 14 वीक के बाद भी किया जा सकता है। सिंस एन अल्ट्रासाउंड क्रिएट्स एन इमेज ऑफ योर बेबी, इट कैन ऑल्सो रिवील द सेक्स ऑफ योर बेबी। तो एक तरीका है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, मुझे लगता है आंसर ये आपका क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को सबसे ऊपर रखने का कारण क्या है? ये तो आपको पता है। व्हाट इज द रीजन टू कीप द फ्रीजर एट द टॉप ऑफ द रेफ्रिजरेटर? तो इसका एक सीधा सा कारण है, फ्रीजर को ऊपर रखेंगे तो पहले फ्रीजर ठंडा होगा और फिर बाकी की हवा जो है वो ठंडी होकर नीचे आएगी और पूरे फ्रिज में रखी हुई चीजें ठंडी हो जाएंगी। अब एक क्वेश्चन ये कि जो डबल डोर फ्रिज होते हैं उनमें क्या होगा? जो डबल डोर फ्रिज होते हैं, यानी कि फ्रीजर का सेपरेट होता है और रेस्ट ऑफ फ्रिज जो है वो सेपरेट होता है, तो उसमें पाइप या डक्ट दिया जाता है, एक फैन लगा होता है जिससे कि ठंडी हवा नीचे रेस्ट ऑफ फ्रिज में आती है। तो इस तरह से वो पूरा फ्रिज ठंडा होता है। नेक्स्ट इज, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? व्हिच पॉलीमर इज नेचुरल रबर? नेचुरल रबर है क्या? ये एक नेचुरल लेटेक्स है। रबर ट्री से प्राप्त होता है। रबर ट्री एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाने वाला ट्री है। इसमें अगर आप चित्र को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। कट लगाते हैं, नीचे कोकोनट शेल लगा देते हैं और इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है जिससे कि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। एक एक बूंद करके इसका लेटेक्स कोकोनट शेल में इकट्ठा होता रहता है। बाद में इस को एक जगह इकट्ठा करके और प्रोसेस करते हैं। इस तरह से बनता है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर काफ़ी सॉफ्ट होता है, वाइट कलर का होता है। इसमें अलग अलग पिगमेंट लगाकर मिलाकर अलग अलग रंग बनाए जा सकते हैं। इसको हार्डन करने के लिए, जैसे अगर मैं गाड़ियों के टायरों में इसको लगाना है तो इसको वर्कनाइजेशन करते हैं, इसमें सल्फर ऐड करते हैं और ये काफ़ी हार्ड हो जाता है। ये बात अलग है। या यही एक कारण है जिसकी वजह से सारे टायर जो हैं आपको वो कैसे मिलेंगे? ब्लैक कलर के मिलेंगे। तो ये एक एडिशनल पॉलीमर है। इसको हम मोनोमर भी कहते हैं। नेचुरल रबर इज फॉर्म ऑफ मोनोमर आइसोप्रीन। ठीक है, 2-methyl-1,3-butadiene। तो यह है नेचुरल रबर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? आइसोप्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आने से कैसे मौसम का संकेत मिलता है? हाउ द वेदर इज इंडिकेटेड बाय अ सडन ड्रॉप इन द रीडिंग ऑफ द बैरोमीटर। आप चित्र देखिए तो चित्र में आपको क्या दिख रहा है कि बैरोमीटर एक दिया हुआ है। इसमें अलग अलग कई चीजें दी हुई है। रेन, ठीक है, फेयर, वेरी ड्राई एंड स्टॉर्मी, इस तरह के मौसम। ये तो खैर इसमें दिया है जिससे कि लेमैन भी समझ जाएगा कि मौसम क्या आने वाला है, लेकिन आपको समझना क्या है कि बैरोमीटर इंडिकेट क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव को। अब हमें पता है कि अगर कहीं पर ऐसा हुआ है कि सडनली वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, जब वायुमंडलीय दबाव कम होगा यानी कि एयर प्रेशर कम होगा, तो एक सीधा सा कारण है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां से हवाएं तेजी से उस एरिया को फिल करने के लिए आएंगी। ठीक है, तो जब एरिया को फिल करने के लिए तेजी से आएंगी, इसका मतलब क्या होगा? वहां पर तूफान आएगा, स्टॉर्मी वेदर होगा। कभी कभी
ग्रेजुअल कमी आती है बैरोमीटर की रीडिंग में, इसका मतलब वहां पर रेनफॉल होनी है। और जब बैरोमीटर की रीडिंग ऊपर जा रही होती, बढ़ रही होती, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर साफ मौसम रहेगा, वहां से हवाएं दूसरे स्थानों की तरफ चलेगी या मूव करेंगी। नेक्स्ट इज, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? द स्किन कलर इज डिपेंड्स अपॉन, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है मेलेनिन। मेलेनिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि स्किन को एक ब्लैक टोन या डार्क टोन प्रोवाइड कराता है। ये केवल इसका काम ये नहीं है रंग करना, इसका बेसिक काम है त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं सनलाइट में, उससे हमें या हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है मेलेनिन। इसीलिए ट्रॉपिकल एरिया में आप अगर इक्वेटर पर हैं, जहां बहुत गर्मी होती है, वर्ष भर बहुत गर्मी होती है, वहां पर क्या होगा, लोगों के स्किन का टोन डार्क होता है, मेलेनिन ज्यादा होता है, यानी कि वहां के लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर आप हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे यूरोप में जाएंगे, तो वहां पर सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है, लोगों को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो स्किन टोन लोगों का कैसा होता है, फेयर होता है, फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है, वहां पर मेलेनिन कम पाया जाता है। भारत जैसे देशों में जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाती है, वहां क्या होगा, वहां पर मिक्स्ड टोन पाया जाता है, यानी कि कुछ लोग ज्यादा गोरे होते हैं, कुछ कम गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सांवले होते हैं, कुछ गेहुआ होता है। इनको भारतीय लोगों को या एशियन मूल के लोगों को कलर्ड पीपल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्किन टोन हर व्यक्ति में अलग पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बना है? तो लाइकेन जिनसे मिलकर बना है वो है, एक तो फंजाई यानी कि कवक, और दूसरी है एल्गी यानी कि शैवाल। कवक और शैवाल की एक सिम्बियोसिस है, सहजीविता है। कवक शैवाल को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराता है, और शैवाल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, जिससे अपना जीवन यापन करता है, साथ साथ उस कवक का भी करता है। तो ये एक बेटर सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है। दूसरी बात क्या है कि लाइकेन एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है ऑफ द एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन, लाइकेन अगर कहीं पर है, इसका मतलब ये है कि वहां पर एयर पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर कट एयर पॉल्यूशन का बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। या एक आपने देखा होगा, तालाब में रुके हुए पानी में हरा रंग की एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, यानी कि जलकुंभी। जलकुंभी भी बायोलॉजिकल इंडिकेटर है। कैसे? वाटर पॉल्यूशन का, यानी कि जहां जल प्रदूषण ज्यादा होगा, पानी में सीवेज की मात्रा ज्यादा होगी, तो जलकुंभी को एक पैरासाइट है जो कि पूरे पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे वो अपना उसको भोजन प्राप्त होता है। तो जलकुंभी जहां पर ज्यादा है, इसका मतलब वो पानी वहां पर साफ नहीं है, यानी कि पॉल्यूटेड है, गंदा है। नेक्स्ट इज, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय, आप एक चित्र देख लीजिए, साथ में लिखा हुआ है, जो रखा हुआ है इसमें, तो क्या है, एक क्रस्ट एंड ट्रफ के थ्रू हम देख सकते हैं इसको, कि दो क्रस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तरंग दैर्ध्य जितनी बड़ी होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, और तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्रकाश का रंग निर्धारित करती है तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ। छोटी तरंग दैर्ध्य वाले कलर कैसे होंगे? वायलेट होंगे, इंडिगो होंगे। बड़ी वेवलेंथ वाले कैसे होंगे? रेड होंगे, ऑरेंज होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल वजन में खनिजों का अंश कितने प्रतिशत होता है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिनरल्स इन द टोटल वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी? बॉडी वेट के हिसाब से देखें तो केवल 6% मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में। वैसे एक साथ में चित्र दिया हुआ है, आप इससे थोड़ा सा रोक कर देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन 65% है, कार्बन 18% है, नाइट्रोजन 3.2% है, कैल्शियम 1.5% है, फास्फोरस 1.2% है। तो इस तरह से सभी का परसेंटेज एक दिया है, एक अप्रोक्सीमेट में। शरीर के लिए जो 5 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और सोडियम। इसके अलावा जो कम मात्रा में पाए जाते हैं वो है क्रोमियम, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज एंड जिंक। इसके अलावा जो सेलेनियम है ये भी जरूरी है एक अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जॉन्डिस डिजीज अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो आपको पता है कि पीलिया क्या चीज है?
ये एक लिवर का रोग है, यानी कि यकृत का रोग है, और ये हेपेटाइटिस नामक वायरस से होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी, ई। तो हेपेटाइटिस नामक वायरस से होने वाला रोग है पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि शुरू में जब धीमी गति से होता है तो ये मामूली होता है, तो उसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उग्र रूप धारण करता है तो क्या होगा कि रोगियों की जो नाखून है, रोगियों की जो आंखें हैं, ये पीली दिखाई पड़ती हैं। और पीली होने की वजह इसका एक पिगमेंट है, पिगमेंट का नाम है बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की वजह से ये पीला दिखाई पड़ता है। इसको कामला भी कहते हैं या जॉन्डिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, फाइट और फ्लाई हार्मोन। आंसर है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन को फाइट और फ्लाई हार्मोन कहते हैं क्योंकि इसका सिक्रेशन तय करता है कि व्यक्ति लड़ेगा या व्यक्ति भागेगा। मतलब ये कि जजमेंट लेने में सहायक होता है ये हार्मोन। नेक्स्ट, प्रकाशी सजावट व विज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? विच गैस इज यूज्ड फॉर डेकोरेशन एंड एडवर्टाइजिंग। अगर आप चित्र देख लें तो चित्र में फिगर में दिया हुआ है प्रकाशी सजावट कैसी है, लेकिन साथ साथ इसमें गैस का नाम भी दिया हुआ है। अगर आप पढ़ पाए ये गैस कौन सी है? नियॉन। नियॉन गैस को यूज किया जाता है। आप देखेंगे गाड़ियों की जो अच्छे कार होती हैं या गाड़ियां होती हैं कि जो टेल लाइट होती है उसमें भी नियॉन का यूज किया जाता है। आमतौर पे एक सस्ती कारों में एक सिंपल बल्ब का यूज किया जाता है, उससे महंगी वाली कारों में एलईडी का यूज किया जाता है। लेकिन जो और महंगी वाली कारें होती हैं या एक एडिशनल फीचर जैसे बोलते हैं तो उसमें नियॉन का यूज किया जाता है। नियॉन का यूज नियॉन चूंकि फॉग में बहुत अच्छी से दिखाई पड़ता है, तो एयरपोर्ट में जो रनवे होता है या जो एयर स्ट्रिप होती है उस पर भी फॉग लाइट, इस पर भी नियॉन का यूज किया जाता है, जिससे कि काफी दूर से एरोप्लेन का पायलट स्ट्रिप को या रनवे को देख पाए, पहचान। ठीक है। नेक्स्ट इज कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12। B12 का नाम याद कीजिए क्या है? साइनोकोबाल्मिन। इसके नाम में ही कोबाल्ट का साउंड है, इसका मतलब कि यहाँ पर कोबाल्ट पाया जाता है। क्यों याद रखेंगे क्या है? B12। B12 को मालूम है, B12 का जो काम है वो काम भी आप जानते हैं कि ये बेसिकली एनीमिया में या स्लो ग्रोथ इसकी वजह से हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट, विटामिन के का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के? विटामिन के का जो जर्मन भाषा का एक वर्ड है और वो है कोगुलेशन। कोगुलेशन से बना है विटामिन के। आप इसको याद कर लीजिए, कोगुलेशन मीन्स स्कंदन, जमना। तो आप क्लियर कर लेंगे, क्लियर आपको हो जाएगा कि कभी भी भूलेंगे नहीं कि ब्लड को जमने में सहायता करता है, क्योंकि ब्लड को जमने के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होती है प्रोथ्रोम्बिन, उसके सिक्रेशन के लिए जरूरी होता है विटामिन के। ठीक है। तो ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है जिसका शरीर में होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसका काम क्या है? कोगुलेशन या रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट इज कर्नाल बंट रोग किससे संबंधित है? कर्नाल बंट डिसीज इज रिलेटेड टू विच क्रॉप? तो क्रॉप का नाम है वीट, यानी कि गेहूं। गेहूं की फसल में होने वाला रोग है। गेहूं काला पड़ जाता है, गेहूं की फसल काली पड़ जाती है और दाना खोखला रह जाता है। तो और ये एक फंगल डिसीज है और फंगस का नाम है टिलेटिया इंडिका। टिलेटिया इंडिका से होने वाली डिजीज है कर्नाल बंट। करनाल में पाई गई थी और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है करनाल बंट। करनाल फेमस है एक और मामले के लिए। और करनाल क्यों फेमस है ये हमें पता है। करनाल की एस्ट्रोनॉट थी या फर्स्ट इंडियन फीमेल एस्ट्रोनॉट थी डॉक्टर कल्पना चावला, वो करनाल से ही संबंधित थी, करनाल से ही थी। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस हम एक एक करके आगे चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा समझते भी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंप की कौन सी लहर है? अर्थक्वेक वेव दैट कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड को जो पास नहीं कर पाती है ऐसी लहर को बोलते हैं एस वेव्स या एस तरंग, शेयर वेव्स जिसको बोलते हैं। शेयर वेव्स जो है ये लिक्विड को या गैसेस को पार या क्रॉस नहीं कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट इज दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा
क्यों हो जाता है? व्हेन मिल्क इज केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम इट्स टेस्ट बिकम सार। आपको पता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण, ड्यू टू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का काम है दूध को जमा देना, दूध को दही बना देना। तो अगर आप जैसा कि देख रहे हैं इतना स्वादिष्ट दही का एक चित्र दिया हुआ है, तो ये दही लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है। नेक्स्ट इज शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? विच एसिड इज यूज्ड इन अ सेल कंटेनिंग लेड। तो आपने देखा होगा लेड एसिड बैटरीज। आपने अगर ध्यान ना दिया हो या आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। आपके घरों में जो इन्वर्टर होते हैं, इसमें जो बैटरी होती है, जो कार होती है, कार में जो बैटरी पाई जाती है, या और भी इस तरह की छोटी छोटी तमाम जो बैटरियाँ पाई जाती हैं, ये सब होती हैं लेड एसिड बैटरीज। ठीक है, तो लेड एसिड बैटरीज में लेड की प्लेट्स होती हैं और इसमें साथ में भरा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। जो ड्राई बैटरीज होती हैं उनमें लेड एसिड नहीं है, जैसे कि आपका जो ये लिथियम आयन बैटरी है। तो जो लिथियम आयन बैटरी होती है, जो आपके मोबाइल की बैटरी है, ये लिथियम आयन बैटरी है। जो कारों में बैटरी लग रही है, जो इलेक्ट्रिक कार में, वो भी लिथियम आयन बैटरी होती है। तो वो ड्राई बैटरी है और उसमें एसिड का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इज उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है? विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन एक्सेस एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन हार्मोन जो है ये उत्तेजना के समय अधिक मात्रा में निकलता है, तभी तो इसको फाइट और फ्लाई हार्मोन कहते हैं। और ये एड्रिनल ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट इज पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व कौन से हैं? द मेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन या प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन इन द प्लांट्स कौन कौन से हैं? तो हैं तो कई, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनको मालूम क्या बोलते हैं? NPK। और भारत में NPK प्रयोग का प्रॉपर रेशियो क्या है? ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर का भी है, ज्योग्राफी का भी है, बायोलॉजी का भी है। तो करेक्ट रेशियो ऑफ यूज ऑफ NPK इन इंडिया इज 4:2:1, यानी कि नाइट्रोजन 4, फास्फोरस 2 और पोटेशियम 1। इस रेशियो में खाद को प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन आप ये समझिए कि अगर एक ही क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कौन सा तत्व, कोई एक, तो ऑप्शन में आपको क्या देखना होगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन, DNA, RNA, एंड इट इज एसेंशियल फॉर प्लांट सेल डिवीजन एंड वाइटल फॉर प्लांट ग्रोथ। सेल डिवीजन यानी कि मिटोसिस, जिसकी वजह से प्लांट की या पौधे की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, और लेकिन इस डिटेल इंफॉर्मेशन को हमें प्रोसेस भी करना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो पूछा गया होगा हमें आंसर केवल उतना देना है। तो अगर ज़्यादा पूछा गया तो आप NPK भी लिख सकते हैं, अगर केवल एक ही पूछा गया तो फिर आपको N2 यानी कि नाइट्रोजन करना ही पड़ेगा, मजबूरी, उसी में से चुनना है। नेक्स्ट इज DNA किसमें पाया जाता है? DNA इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द सेल? DNA पाया जाता है न्यूक्लियस में। मोस्ट ऑफ द DNA इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल नोन एज न्यूक्लियर DNA। तो जब ये न्यूक्लियस में पाया जाएगा तभी क्या कहलाएगा? न्यूक्लियर DNA। स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा तो इसे बोलेंगे एम्प्टी DNA। प्लांट्स हैव DNA इन क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो। जब क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा तो इसको बोलेंगे cpDNA। अब आपको तय करना है ऑप्शन देख के कि क्या पूछा गया है, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। जो ऑप्शन होगा आप उस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेल किस वर्ग में आती है? वेल बिलोंग्स टू विच फैमिली? आपने वेल को प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा है, ऐसे मौके सबको नहीं मिलते हैं क्योंकि वेल काफ़ी गहरे समुद्रों में पाई जाती है। लेकिन वेल के ही जो संवर्ग की डॉल्फिन है उसको आपने जरूर देखा होगा। वेल हो या डॉल्फिन हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है तो डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफिकल या एनिमल प्लेनेट पे देखा होगा। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद समुद्र से बाहर क्यों निकलती है? बाहर निकलती है सांस लेने के लिए। इनमें लंग्स होते हैं।
तो इनको सांस लेने के लिए वायुमंडल में आना पड़ता है, पानी छोड़कर ऊपर आना पड़ता है, ये इनकी मजबूरी है। जैसे हम लोगों की जो सांस रोकने की शक्ति है वो बहुत लंबी नहीं होती है, हम लोग स्थल पर रहने वाले प्राणी हैं, तो बहुत ज़्यादा 30 सेकेंड 35 सेकेंड, कुछ लोग 1 मिनट, जैसे मैं जो रोक सकता हूँ वो 1 मिनट 15 सेकेंड के आसपास रोक सकता हूँ, लेकिन जो डाइवर होते हैं, गोताखोर होते हैं, वो 2 मिनट भी रोक सकते हैं। अधिकतम 4 मिनट ही कोई रोक सकता है मनुष्यों में, इससे ऊपर कोई सांस नहीं रोक सकता है। इतने बड़े हमारे लंग्स नहीं हैं जो इतनी ऑक्सीजन को एक बार में स्टोर कर सके, लेकिन जो पानी में रहने वाले जंतु हैं उनमें ऑक्सीजन ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है, उनके लंग्स बड़े होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हेल क्या है? व्हेल है मैमल, स्तनधारी। व्हेल, डॉल्फिन, सी लायन जिसको हम सील कहते हैं, वॉलरस, दे आर ऑल मैमल। हम बात करें अगर क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल मैमल नहीं है, स्तनधारी नहीं है, लेकिन क्रोकोडाइल को भी सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, वो रेप्टाइल में आता है, यानी कि सरीसृप में आता है। नेक्स्ट इज, कोशिकाओं के अंदर सूचना का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इंफॉर्मेशन फ्लोज इनसाइड सेल। कोशिकाओं के अंदर जो सूचना का प्रवाह होता है वो 3 प्रकार का होता है, 3 तरह से होता है। यहाँ फिर थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे, हम सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनके आंसर पर नहीं जा रहे हैं, थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट पे भी जा रहे हैं। तो इसमें पहला होता है आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम पर लगे होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं और केंद्रिका में डीएनए से बनते हैं। फिर दूसरा है टीआरएनए, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं वो राइबोसोम में लाते हैं, जहां पर प्रोटीन बनता है। और तीसरा होता है एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण की सूचना केंद्रक के डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है और राइबोसोम के द्वारा राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक है, तो इस तरह से 3 आरएनए हुए। कौन कौन से? आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और इसके बाद है एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा रोग किससे संबंधित है? द पनामा डिजीज इज रिलेटेड टू। तो पनामा रोग, आप चित्र देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ये केले से संबंधित है। इसको पनामा बिल्ट डिजीज ऑफ बनाना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पत्तियां सूख जाती हैं, पीली पड़ के या भूरी पड़ के सूख जाती हैं, और इस तरह से केले की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। एक फंगल डिजीज है, और फंगल है फ्यूजेरियम बिल्ट TR2। फ्यूजेरियम बिल्ट TR2 फंगस से होती है। ठीक है, मई और जून में इस बीमारी का भारी प्रकोप हमारे देश में रहता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के साथ साथ इस बीमारी का असर फिर खत्म भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसकी वजह से होती है? व्हाट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट? एथलीट फुट आप देख लें, चित्र में आपको दिख जाएगा कैसे, पैर की उंगलियों के बीच में दाने पड़ना, ये एथलीट फुट में होता है। एथलीट फुट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एथलीट इस समस्या से ज़्यादा जूझते हैं। समस्या क्या है? स्वेटनिंग। स्वेट निकलता है लेकिन सूख नहीं पाता है। अगर आप सॉक्स पहने रहेंगे और शूज पहने रहेंगे तो स्वेटनिंग होगी लेकिन सूखेगी नहीं, नमी रहेगी और फंगस ग्रो कर जाएगा। फंगस का नाम है ट्राइकोफाटोन। तो ट्राइकोफाटोन फंगस से ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन 2 तरह से होती है। एक तो नेचुरल कॉज है इसका, और नेचुरल कॉज क्या है? नियर एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज से लगातार गैसेस निकलती रहती है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, तो उस वजह से। दूसरा कारण होता है ह्यूमन एक्टिविटी या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जब रेन वाटर इसमें मिलता है इन गैसेस में, तो वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। जब रेन वाटर का pH बिलो 5 होता है तो हम इसको बोलते हैं एसिड रेन या अम्ल वर्षा। ठीक है, नेक्स्ट इज, चूहों के विष का रासायनिक नाम। द केमिकल नेम ऑफ द टॉक्सिन ऑफ माइस इज।
जिंक फॉस्फाइड इस केमिकल का नाम है, जो कि चूहों की विष में होता है और जिसकी वजह से चूहों से हमें छुटकारा मिलता है, चूहों को हम आसानी से मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में आयरिस का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरिस इन ह्यूमन आई? आयरिस का काम वही है जो काम कैमरे में अपर्चर का होता है। कैमरे का अपर्चर छोटा या बड़ा, जो डीएसएलआर होते हैं उसमें दो ऑप्शन होते हैं। तो ऑटो मोड पे हम करें, ऑटो मोड में तो फिर अपने आप काम करेगा, और मैनुअल में हम क्या करते हैं, अपर्चर को घटा बढ़ा सकते हैं। अपर्चर को छोटा बड़ा करने से क्या होगा, अपर्चर अगर छोटा हो जाएगा तो उसमें कम लाइट आएगी, यानी कि जब बाहर लाइट ज़्यादा है तो अपर्चर को हम छोटा करेंगे, बाहर लाइट कम है तो अपर्चर को हम फैला देंगे जिससे कैमरे के अंदर लेंस से ज़्यादा लाइट आए। सेम वही चीज़ आयरिस का काम है। आयरिस का काम है, बाहर अगर लाइट ज़्यादा है तो आयरिस का काम है पुतली को, प्यूपिल को सिकोड़ देना, छोटा कर देना, और बाहर लाइट कम है तो उसको फैला देना। ये तो पढ़ने लिखने की बातें हो गई। आप अपने एक्सपीरियंसेस से जानिए कि जब लाइट कम होती है तो हमारी आंखें एकदम फैल जाती हैं, और जब लाइट ज़्यादा होती है तो हमारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो वो इसीलिए होती हैं। ये काम क्या करता है, आयरिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? फ्रॉम विच ग्लैंड लाइफ सेविंग हार्मोन आर सीक्रेटेड? तो ग्रंथि है एड्रिनल, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट इज, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये मिडिल ऑफ द ह्यूमन ब्रेन ये पाई जाती है, बिटवीन टू हेमिस्फीयर, तो बिल्कुल बीच में ये पाई जाती है, इसलिए इसको थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहते हैं। नेक्स्ट इज, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द स्टरलाइजेशन ऑफ विमेन? इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्यों बोलते हैं, आप चित्र समझ लीजिए। चित्र से देखकर एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो फेलोपियन ट्यूब है इनको मोड़ के और टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि ओवम या एग यूटेरस में ना जाए। तो ये फैमिली प्लानिंग का एक सामान्य सा, बहुत साधारण सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन का केवल एक सिंगल टांके का होता है, और इसी तरह का जो ऑपरेशन पुरुषों में होता है उसको बोलते हैं बेसेक्टोमी। मैं अभी लिखे दे रहा हूँ, बेसेक्टोमी बोलते हैं जो पुरुषों का ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट इज, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? व्हाट इज यूज्ड टू नो द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द यूटेरस? सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड। वो बना तो इसीलिए, अल्ट्रासाउंड का यही वास्तविक प्रयोग है कि शिशु के विकास की जानकारी। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, पुरानी परंपराओं मान्यताओं के चलते हुए, कि उसमें हम बच्चे का सेक्स पता करने की कोशिश करते हैं, और अगर वो फीमेल चाइल्ड हुई तो बहुत सी जगहों पर क्या है कि उनको घर में ही मार दिया जाता है। ये एक बड़ी हत्या है, बड़ा अपराध है, ठीक है। और इसी वजह से भारत का जो सेक्स रेशियो है वो काफ़ी कम हो गया था, हालांकि फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि अब तो इस सब पे रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट इज, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? नेफ्रॉन रिलेटेड टू विच ऑर्गन? नेफ्रॉन एक छोटी सी सेल है जिसका काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड फिल्ट्रेशन इज अ मेजर वर्क ऑफ नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? किडनीज में, यानी कि वृक्क में। एक वृक्क में 1 से 1.5 मिलियन, 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन या ब्लड फिल्टरिंग सेल्स पाई जाती हैं, और इनका काम क्या है? प्रति मिनट लगभग 1.2 लीटर ब्लड को फिल्टर करते हैं, दोनों वृक्क में, दोनों किडनीज मिलके। आपको अगर ये कम लग रहा हो, बड़ा न लग रहा, तो इसको आप 24 घंटे में मेजर करिए, मालूम आंसर क्या आएगा? 1850, 1850 लीटर पर डे। इतने ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं हमारी किडनीज, यानी कि वृक्क। नेक्स्ट इज, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ऑफ आवर एक्सहेल्ड ब्रीथ? हम जो हवा छोड़ते हैं, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन नहीं, केवल ऑक्सीजन नहीं, हम इनहेल करते हैं एयर, वो एयर जिसमें 20% ऑक्सीजन होती है। जो एक्सहेल करते हैं तो वो भी एयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है 4%, 4% कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के क्वेश्चंस, आज का मैं जो क्लास है यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अभी आगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन की कोशिश यही कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिलेटेड चीज़ें भी आपको बताते चलें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका एरिया कवर हो। देखते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।
पेंडेमिक खत्म होने के बाद हम लोग रूबरू होंगे, प्रत्यक्ष होंगे, लेकिन तब तक के लिए काम तो चलेगा, पढ़ाई तो हो ही रही है। थैंक यू, नमस्कार।